हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट एजुकेशन चैनल इग्नू हाइट स्टडी एंड अपडेट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BMDG 171 यानी दिव्यांगता, समाज और संस्कृति। स्टूडेंट्स, अगर आप एग्ज़ाम सिर पर हैं, अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम गेम चेंजर साबित होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और हाँ, इसी के साथ मैं आपसे वीडियो के बीच में गिव अवे लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी इसी सब्जेक्ट से संबंधित, ठीक है। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले उनका आंसर देगा, स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को हम सिलेक्ट करेंगे और हमारे तरफ से उन्हें हम फ्री नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इनको आपको बहुत ध्यान से समझना है, पढ़ना है, ताकि आपका जो यहाँ पे पेपर का जो 80 से 90% जो पार्ट है ना वो यहीं से कवर हो रहा है। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर किसी वीडियो की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि दिव्यांगता को परिभाषित कीजिए और दिव्यांगता के विभिन्न प्रारूपों पर चर्चा कीजिए। वहीं इस प्रश्न को आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि दिव्यांगता के विषय में विश्व के विभिन्न धर्मों की सोच क्या है। तो सबसे पहले एक छोटे से इंट्रो से समझते हैं। दिव्यांगता जो है वो एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा संवेदी क्षमता की कमी के कारण दैनिक जीवन की जो गतिविधियां हैं उसको करने में कठिनाई महसूस होती है। और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो आपका दिव्यांगता है, दिव्यांगता केवल आपकी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि समाज में मौजूद बाधाएं और भेदभाव भी इसे प्रभावित करते हैं। तो वर्तमान समय में दिव्यांग व्यक्तियों को समाज का सम्मान और सम्मानित सदस्य यहाँ पे माना जाता है तथा उनके अधिकारों की और अवसरों की यहाँ पे गरिमा की भी रक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। तो दिव्यांगता क्या है कि जिसमें जो आपके जो व्यक्ति हैं, ठीक है, व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेदी जो उनकी जो क्षमता है उसको कमी को हम क्या बोलते हैं, दिव्यांगता बोलते हैं। यानी दैनिक कार्य को करने में जो आपकी जो क्षमता है उसमें कमी आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, दिव्यांगता कहते हैं। तो दिव्यांगता के अंदर आपके जितने भी आधुनिक दृष्टिकोण है वो केवल आपकी शारीरिक, मानसिक स्थिति को नहीं दर्शाते, बल्कि आपकी जो समाज के अंदर जितनी भी बाधाएं हैं और भेदभाव है उसे भी प्रभावित करते हैं। अब हम समझते हैं इसे थोड़ा डिटेल में। दिव्यांगता की अवधारणा की बात करें तो यहाँ पे दिव्यांगता का अर्थ केवल शारीरिक कमी से नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति से है जो व्यक्ति की सामान्य गतिविधियों और सामाजिक भागीदारी को यहाँ पे प्रभावित करती है। ये जन्मजात भी हो सकती है या फिर किसी दुर्घटना, बीमारी या बढ़ती आयु के कारण भी ये उत्पन्न हो सकती है। तो समाज में उचित सुविधाओं और सहयोग के अभाव में दिव्यांगता जो है व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना यहाँ पे पड़ता है। इसलिए दिव्यांगता को सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से समझना आपका आवश्यक होता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट जो है आपका वो है शारीरिक दिव्यांगता, जिसको हम लोकोमोटर के नाम से भी जानते हैं। तो शारीरिक दिव्यांगता में व्यक्ति के चलने फिरने या शरीर के किसी अंग के उपयोग में कठिनाइयां यहाँ पे उसे देखने को मिलती है। हाथ, पैर या अन्य अंगों की क्षमता प्रभावित होने के कारण व्यक्ति को दैनिक कार्यों में सहायता करने की यहाँ पे आवश्यकता पड़ सकती है। इस प्रकार की जो दिव्यांगता है वो ज्यादातर दुर्घटनाओं, बीमारियों या जन्मजात कारण से हो सकती है। तो उचित उपकरण और सुविधाओं के माध्यम से ऐसे व्यक्ति जो है वो सामान्य जीवन अपना जी सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि दृष्टि दिव्यांगता। दृष्टि दिव्यांगता क्या है कि उन व्यक्तियों से संबंधित है जिसे देखने में कठिनाई होती है या जो पूरी तरीके से दृष्टि बाधित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि, विशेषकर आपके जो शिक्षण होते हैं, सामग्री जो होती है, सहायक तकनीकें जो होती हैं, ठीक है, इनकी आवश्यकता होती है। रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्हें समान अवसर प्रदान करना जरूरी होता है और उचित सहयोग मिलने पर ही वो समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वही बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या कहता है कि श्रावण एवं दिव्यांगता। तो श्रवण यानी आपका सुनना और वाक मतलब बोलने से संबंधित जितनी भी आपकी कठिनाइयां होती हैं। तो श्रवण दिव्यांगता में व्यक्ति को सुनने में कठिनाई होती है, जबकि वाक दिव्यांगता जो होती है उसमें बोलने या संवाद करने की समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों के सांकेतिक भाषा तथा विशेष संचार की जो तकनीकों का उपयोग है यहाँ पे किया जाता है। समाज और शैक्षिक संस्थानों में उनकी जो आवश्यकता है उनके प्रति यहाँ पे संवेदनशीलता होना चाहिए, इसलिए सामाजिक भागीदारी को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। वहीं अगर हम बात करें बौद्धिक एवं मानसिक दिव्यांगता की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बौद्धिक और मानसिक दिव्यांगता जो है ना, इसमें आपकी बौद्धिक दिव्यांगता के अंदर आपकी सीखने की, समझने की और निर्णय लेने की क्षमता
प्रभावित होती है, वहीं मानसिक दिव्यांगता में आपको डिप्रेशन, तनाव और अन्य मानसिक समस्याएं यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों को विशेष शिक्षा, परामर्श और सहयोग की आवश्यकता होती है और उचित देखभाल और प्रशिक्षण से यहाँ पे उनका जो जीवन स्तर है उसमें सुधार लाया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें धर्मों की दृष्टि से दिव्यांगता की, तो यहाँ पे जो आपके विश्व में विभिन्न धर्म दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति करुणा, सम्मान और समानता का संदेश देते हैं। धर्म मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक मनुष्य जो है, ईश्वर की ही सृष्टि है और उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। धार्मिक शिक्षाएं दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार, सहायता और सहयोग की भी प्रेरणा देती है। इसलिए हमारा जो धर्म जो है वो सामाजिक समावेशन और मानवीय मूल्यों को भी यहाँ पे बढ़ावा देता है। वहीं बात करें समान अवसर और सामाजिक समावेशन की, तो दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक जीवन में समान अवसर यहाँ पे मिलना चाहिए। समाज में भेदभाव और उपेक्षा के कारण अनेक बाधाओं का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। समावेशी नीतियां और जागरूकता के माध्यम से हम इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो इससे दिव्यांग व्यक्ति जो है वो आपके आत्मनिर्भर बन सकते हैं और जनक जीवन अपना यहाँ पे जी सकते हैं। वहीं अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट क्या कहता है कि आधुनिक समाज में जो आपकी दिव्यांगता के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। तो आधुनिक समाज में दिव्यांगता को दया का विषय यहाँ पे नहीं माना गया, बल्कि अधिकारों के दृष्टिकोण से देखा गया है। यानी दिव्यांग व्यक्तियों को यहाँ पे समान अवसर, सम्मान और भागीदारी प्रदान करने पर यहाँ पे बल दिया गया है। विभिन्न कानून और नीतियां उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा करती है। इससे वे समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर राष्ट्र के विकास में भी योगदान देते हैं। वहीं अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष क्या कहता है कि अंत में हम कह सकते हैं कि जो दिव्यांगता है वो मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण सामाजिक और मानवीय स्थिति है। इसके विभिन्न प्रारूप जैसे आपका शारीरिक दृष्टि है, श्रवण है, वाक है, बौद्धिक तथा मानसिक जो दिव्यांगता है वो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। विश्व के विभिन्न धर्म भी दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सम्मान, करुणा, समानता का संदेश देते हैं। इसलिए समाज का दायित्व है कि वह दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर दे, आवश्यक सुविधाएं और सम्मान प्राप्त करें ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दे सके। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, प्रश्न नंबर 2, दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जाने वाली विभिन्न बाधाएं या भेदभाव कौन से होते हैं। या फिर ये प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि दिव्यांग जनों को काम और रोजगार के संबंध में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे एक छोटे से इंट्रो से समझे तो दिव्यांग व्यक्ति जो है ना समाज का ही एक अभिन्न अंग है। उन्हें भी अन्य नागरिकों की तरह समान अधिकार यहाँ पे प्राप्त होने चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा रोजगार संबंधी जितनी भी आपकी बाधाएं हैं और भेदभाव है, यहाँ पे दिव्यांग व्यक्तियों को यहाँ पे उनका सामना करना पड़ता है। और ये बाधाएं केवल उनकी शारीरिक, मानसिक स्थिति के कारण नहीं होती, बल्कि समाज की नकारात्मक सोच और अपर्याप्त सुविधाएं और अवसरों की कमी के कारण भी उत्पन्न होती है। तो इसका क्या परिणाम आता है कि इसका परिणाम स्वरूप दिव्यांग व्यक्ति जो है ना वो सामाजिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को यहाँ पे प्रभावित करती है। तो इसलिए इसलिए इन बाधाओं और चुनौतियों को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या है कि आपका सामाजिक भेदभाव और नकारात्मक दृष्टि। तो दिव्यांग व्यक्तियों को अक्सर समाज में पूर्वग्रह और नकारात्मक दृष्टिकोण से उनका सामना करना पड़ता है, ठीक है? तो कई लोग उन्हें कम सक्षम मानते हैं, दूसरों पे ज़्यादा निर्भर मानते हैं। तो कई जो है इस प्रकार की सोच भी है। तो इस प्रकार की सोच से आपका जो आत्मविश्वास जो है दिव्यांग व्यक्तियों में और जो उनका सम्मान है वो भी प्रभावित होता है। सामाजिक स्वीकृति के अभाव के कारण ये जो मुख्य धारा है वो थोड़ी अलग-थलग पड़ सकती है, लेकिन इसलिए समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता यहाँ पे बढ़ाने की आवश्यकता है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या है कि शैक्षिक अवसरों की कमी। कई दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो प्राप्त करने में कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं, विशेषकर आपके जो शिक्षक हैं, सहायक उपकरण हैं, इन सब के अभाव के कारण भी शिक्षा भी यहाँ पे आपकी प्रभावित होती है। इससे उनकी जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं ना वो सीमित रह जाती है। तो शिक्षा में बाधा आगे चलकर रोजगार और आत्मनिर्भरता को भी प्रभावित करती है। समावेशी शिक्षा इस समस्या का समाधान जो है हम उसके माध्यम से कर सकते हैं। वहीं बात करें हम भौतिक एवं रचनात्मक बाधाएं, तो यहाँ पे भौतिक और रचनात्मक बाधाएं क्या है कि अनेक सार्वजनिक स्थानों पर कार्यालय, विद्यालय, ठीक है, परिवहन सेवाएं पे जितने भी आपके दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप यहाँ पे नहीं होती है। जैसे आपका रैंप है, लिफ्ट है, विशेष शौचालय है, अन्य सुविधाओं की कमी के कारण ना जो दिव्यांग है उनको आने जाने में बाधा उत्पन्न होती है। इससे वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते। तो भौतिक अवरोध जो है उनकी सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को सीमित करते हैं। इसलिए सुलभ वातावरण का निर्माण करना यहाँ पे उनके लिए
ज़रूरी हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट है आपका रोज़गार प्राप्ति में कठिनाइयाँ। तो दिव्यांग व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई नियोक्ता जो है उनकी क्षमता पर संदेह करते हैं, उन्हें अवसर देने में संकोच करते हैं, परिणाम स्वरूप योग्य होने के बावजूद भी उन्हें नौकरी प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होती है। तो रोज़गार के सीमित अवसर उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं और ये भेदभाव उनको आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया में बाधा भी उत्पन्न करते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या है कि कार्यस्थल पर भेदभाव। नौकरी मिलने के बाद कई दिव्यांग कर्मचारी कार्यस्थल पर असामान्य व्यवहार का सामना करते हैं। उन्हें पदोन्नति, प्रशिक्षण, नेतृत्व संबंधी अवसर जो है वो कम दिए जाते हैं। तो कुछ स्थानों पर आवश्यक सुविधाओं के अभाव के कारण भी उनकी जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होती है। उनका मनोबल कम हो सकता है। कार्यस्थल पर समान अवसर और सम्मान यहाँ पे सुनिश्चित कराना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है दिव्यांग जनों के लिए। वहीं अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट क्या कहता है, आर्थिक एवं वित्तीय समस्याएं। अगर हम आर्थिक और वित्तीय समस्या की बात करें तो रोजगार के सीमित अवसरों के कारण अनेक जो दिव्यांग व्यक्ति है उनकी आय जो है वो यहाँ पे कम होती है। साथ ही उपचार, पुनर्वास, सहायक उपकरण पर अतिरिक्त यहाँ पे खर्च जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। आर्थिक संसाधनों की कमी उनके जीवन स्तर को भी प्रभावित करती है। इससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ सकते हैं। इसलिए आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा यहाँ पे इनका योजनाओं का महत्व जो है वो दोनों ही बढ़ जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो सूचना और संचार संबंधी बाधाएं, यानी दृष्टि, श्रवण या वाक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सूचना प्राप्त करने और संचार स्थापित करने में कठिनाइयां हो सकती है। यदि सूचना सुलभ प्रारूप में उपलब्ध ना हो तो वे विभिन्न सेवाओं और अवसरों से वंचित रह सकते हैं। ये समस्या शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन सभी क्षेत्रों को यहाँ पे प्रभावित करती है। इसलिए सुलभ सूचना और संचार व्यवस्था यहाँ पे आपकी जरूरी होती है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है कि आत्मविश्वास और मनोवैज्ञानिक चुनौतियां, यानी लगातार भेदभाव, उपेक्षा, सामाजिक बाधाओं के कारण कई दिव्यांग व्यक्ति जो है उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी उत्पन्न हो सकती है। वे स्वयं को समाज से अलग महसूस कर सकते हैं। इससे उनकी जो मानसिक स्थिति है और जो कार्य क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। सकारात्मक वातावरण और सामाजिक सहयोग उनके आत्मबल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। वहीं इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि अंत में हम कह सकते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और रोजगार संबंधी अनेक बाधाओं का तथा भेदभावों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। सामाजिक पूर्वग्रह, संरचनात्मक अवरोध, रोजगार के सीमित अवसर और कार्यस्थल पर असमान व्यवहार उनकी प्रगति में बाधा डालते हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए समावेशी नीतियों, सुलभ वातावरण और समान अवसरों को यहाँ पे सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। जब दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान, सहयोग और उचित अवसर प्राप्त होंगे तभी वे समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना पूर्ण रूप से समर्थन का विकास कर सकेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये प्रश्न भी आपका समाप्त होता है। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है, प्रश्न नंबर 3, दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल यानी आपका सोशल मॉडल डिसेबिलिटी की व्याख्या कीजिए। वही ये प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के द्वारा अनुभव की जाने वाली कौन कौन सी समस्या है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इंट्रो की बात करें तो दिव्यांगता को समझने के लिए समय समय पर आपके विभिन्न दृष्टिकोण जो है वो विकसित किए गए हैं। इनमें से ही आपका एक है सोशल मॉडल डिसेबिलिटी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है आपका मॉडल। इस मॉडल का ऐसा मानना है कि दिव्यांगता केवल व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक स्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि समाज में जितनी भी मौजूद बाधाएं हैं, भेदभाव है, असमानता है, इनके लिए भी जिम्मेदार होती है आपकी दिव्यांगता। ठीक है, तो इस प्रकार जो दिव्यांग महिलाएं और जो लड़कियां हैं, लड़कियों को दिव्यांगता के साथ साथ लैंगिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए उनके समक्ष आने वाली जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, वो बहुत ज़्यादा जटिल रूप से हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम इसके पहले पॉइंट को समझे तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, सामाजिक मॉडल की अवधारणा। सामाजिक मॉडल की अवधारणा को अगर हम समझे तो सामाजिक मॉडल के अनुसार समस्या व्यक्ति में नहीं है बल्कि समाज द्वारा निर्मित बाधाओं में होती है। यदि समाज में उचित सुविधाएं, अवसर और समावेशी वातावरण उपलब्ध होगा तो दिव्यांग व्यक्ति भी अन्य लोगों की तरह अपना जीवन जी सकते हैं। ये मॉडल आपका दिव्यांगता को मानव अधिकार और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से भी देखता है। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज में समानता और समावेशन को बढ़ावा देना। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या कहता है कि सामाजिक बाधाओं पर बल। ये मॉडल बताता है कि भवनों की असुलभ संरचना, ठीक है, परिवहनों की कमी, सूचना तक सीमित पहुंच और नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण जो है दिव्यांगता को बढ़ाते हैं। ये बाधाएं जो होती हैं वो दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी को सीमित कर देती है। इसलिए समाज और संस्थाओं की जो जिम्मेदारी है वो केवल इन अवरोधों को दूर करे, तभी जो है वास्तविक समावेशन संभव यहाँ पे हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट है आपका समान अधिकारों की वकालत। यानी सामाजिक मॉडल जो है वो दिव्यांग व्यक्तियों के समान अधिकारों और अवसरों पर विशेष बल देता है।
ये जो रोजगार है, ये शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सार्वजनिक जीवन जीने में भी सामान्य भागीदारी यहाँ पे आपकी सुनिश्चित करता है। और इनके अनुसार दिव्यांग जो है, दिव्यांग व्यक्ति दया का पात्र नहीं है, बल्कि अधिकारों से संपन्न नागरिक है, इसलिए उनके साथ समान और सम्मानजनक व्यवहार यहाँ पे किया जाना चाहिए। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट यहाँ पे आपका क्या है कि दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के साथ यहाँ पे दोहरी चुनौतियां क्या है कि देखो, दिव्यांग महिलाएं और लड़कियों को दिव्यांगता और लैंगिकता असमानता दोनों का ही सामना यहाँ पे करना पड़ता है। कई बार उन्हें परिवार और समाज के अंदर कम महत्व दिया जाता है, उनकी आवश्यकता और अधिकारों की उपेक्षा की जाती है, और इसी के कारण वे अन्य दिव्यांग व्यक्तियों की तुलना में अधिक भेदभाव यहाँ पे झेलती है। वही शिक्षा में आने वाली समस्याएं कौन कौन सी है? दिव्यांग लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण का अभाव जो है उनकी शिक्षा को प्रभावित करती है। कई परिवार भी उनकी शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते। परिणाम स्वरूप क्या है कि उनकी जो शैक्षिक प्रगति है वो भी, उसमें ज्यादा बाधा हमें देखने को मिलती है, और उनके भविष्य के अवसर भी यहाँ पे सीमित हो जाते हैं। वहीं आपका अगला पॉइंट है रोजगार और आर्थिक निर्भरता। अगर इसकी हम बात करें तो दिव्यांग महिलाओं को रोजगार के अवसर जो है आपके, वो अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। कार्यस्थलों पर भेदभाव, सुविधा के अभाव के कारण उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में कठिनाइयां होती है। रोजगार की कमी उनके आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है, इसीलिए उनके लिए समान रोजगार अवसर सुनिश्चित कराना यहाँ पे जरूरी होता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या कहता है कि हिंसा और शोषण का खतरा, यानी दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के साथ हिंसा, उपेक्षा और शोषण की जो संभावना है वो अधिक रहती है। कई बार वे अपनी समस्याओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं कर पाती, जिससे उनकी जो स्थिति है और भी ज्यादा कठिन हो जाती है, और सुरक्षा और न्याय उन तक पहुंचने में बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये जो है ना आपकी एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसपे हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि समावेशन और सशक्तिकरण की आवश्यकता, यानी सामाजिक मॉडल इस बात पे बल देता है कि दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक जीवन जीने में समान रूप से अवसर दिए जाए। उनके लिए सुलभ वातावरण, कानूनी संरक्षण, ठीक है, सामाजिक समर्थन जरूरी है। जागरूकता और समावेशी नीतियों के माध्यम से उनकी स्थिति में यहाँ पे सुधार किया जा सकता है। यही वास्तविक सामाजिक न्याय और समानता का आधार है। वहीं अगर हम इसके प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि अंत में हम कह सकते हैं कि सामाजिक मॉडल जो है वो दिव्यांगता को केवल व्यक्तिगत कमी ना मानकर समाज में मौजूद बाधा और भेदभावों का परिणाम मानता है। यह समान अधिकार, सामाजिक समावेशन और अवसरों की उपलब्धता पे भी बल देता है। वही दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा तथा सामाजिक जो स्वीकृति है उनसे जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि समाज और सरकार मिलकर ऐसी नीतियों का निर्माण करे और ऐसी व्यवस्था विकसित करे जो उनके सम्मानपूर्वक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद कर सके। वहीं आपका अगला जो प्रश्न है वो ये है कि समावेशी समाज यानी इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण में दिव्यांग जनों की भागीदारी क्या है, इसको हमें स्पष्ट करना है। वहीं ये प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बुजुर्ग दिव्यांग जनों को किन प्रमुख समस्याओं का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसके इंट्रो से समझते हैं। देखो, समावेशी समाज वह समाज होता है जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना समान अवसर मिले, समान भागीदारी मिले, सम्मान मिले, ठीक है, इन सारी चीजों का उसको अधिकार प्राप्त हो। तो दिव्यांगजन जो समाज का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी सक्रिय भागीदारी ही वास्तविक सामाजिक समावेशन संभव हो सकता है। दूसरी ओर बुजुर्ग दिव्यांगजन जो है वो आयु और दिव्यांगता दोनों से संबंधित चुनौतियों का ये सामना करते हैं, जिसके कारण उनकी जो समस्या है वो अधिक जटिल हो सकती है। इसलिए समावेशी समाज के निर्माण में दिव्यांगजनों की जो भागीदारी है तथा बुजुर्ग दिव्यांगजनों की जो समस्या है उनको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि समावेशी समाज की अवधारणा। समावेशी समाज का उद्देश्य क्या है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले, अधिकार मिले, ठीक है, दिव्यांगजनों को समाज में मुख्य धारा से जोड़ना पर ये विशेष बल देता है। समावेशन का अर्थ केवल आपकी सुविधाएं प्रदान करना नहीं होता, बल्कि समाज में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना भी होता है। इससे सामाजिक न्याय और समानता को भी बढ़ावा मिलता है। वही अगला पॉइंट है आपका कि सामाजिक विकास में दिव्यांग जनों का योगदान किस प्रकार है। तो देखो, यहाँ पे दिव्यांग जन अपनी प्रतिभा, कौशल, अनुभव के माध्यम से समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्हें उचित अवसर और सहयोग मिले तो वे अपनी शिक्षा, रोजगार, कला, खेल तथा अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। उनकी भागीदारी समाज को अधिक विविधतापूर्ण और समृद्ध बनाती है। इससे समाज में समानता और सम्मान की भावना भी यहाँ पे विकसित होती है। वहीं आपका अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण, यानी आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे समावेशी समाज दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्रदान करता है। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के माध्यम से वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। आत्मनिर्भरता से उनका आत्मविश्वास यहाँ पे बढ़ता है, वे समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम होते हैं और उनके सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के लिए भी ये जरूरी होता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, यानी सामाजिक भेदभाव में कमी, जब दिव्यांगजन समाज की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो उनके प्रति लोगों की जो सोच होती है वो सकारात्मक परिवर्तन आता है। इससे जो पूर्वग्रह जो है, भेदभाव है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अपने 5 पॉइंट का डिस्कस करते हैं। जो आपका 5th पॉइंट है यहाँ पे वो ये कहता है कि बुजुर्ग दिव्यांगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, यानी बुजुर्ग दिव्यांगजन अक्सर अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। बढ़ती आयु के साथ उनकी शारीरिक क्षमता और अधिक कमजोरी उन्हें आ जाती है। उन्हें नियमित चिकित्सा सेवाओं और दवाओं तथा विशेष देखभाल की यहाँ पे आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचना जो है वो सीमित पहुंच से उनकी कठिनाइयों को और भी यहाँ पे बढ़ा सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो आर्थिक रोजगार संबंधी कठिनाइयां भी देखने को मिलती है, यानी कई बुजुर्ग जो होते हैं वो दिव्यांगजन आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। रोजगार के जो सीमित अवसर हैं, आय के संसाधनों की कमी उनके जीवन को भी प्रभावित करती है। चिकित्सक और देखभाल पर होने वाले अतिरिक्त खर्च उनकी आर्थिक स्थिति को और भी कठिन बना देते हैं, इसलिए उन्हें सामाजिक सामाजिक सुरक्षा और न्याय की सहायता की उन्हें आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम बात करें हमारे अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहता है कि सामाजिक अलगाव और उपेक्षा, यानी जो आपके बुजुर्ग दिव्यांगजन हैं वो कई बार अपने परिवार और समाज से उपेक्षा का अनुभव करते हैं। सामाजिक गतिविधियों ने उनकी भागीदारी जो है वो सीमित हो जाती है, जिससे वे अकेलापन महसूस कर सकते हैं। ये स्थिति उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। सरकारी समर्थन और पारिवारिक सहयोग उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर यहाँ पे बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या कहता है, सुलभ वातावरण और सहायता की आवश्यकता है, यानी बुजुर्ग दिव्यांगजनों को दैनिक जीवन में अनेक कार्य करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। परिवहन, सार्वजनिक भवन और अन्य सेवाओं का यहाँ पे सुलभता का अभाव उनकी समस्या को बढ़ाता है। समावेशी नीति, सहायक उपकरण, विशेष सुविधा उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बना सकती है। यही समावेशी समाज की वास्तविक यहाँ पे पहचान होती है। वहीं इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि समाज के निर्माण में दिव्यांगजनों की जो भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उनकी सक्रिय सहभागिता से समानता, आत्मनिर्भरता और समग्र विकास को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। वहीं बुजुर्ग जो है वो दिव्यांगजन स्वास्थ्य, अधिक आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करते हैं, जिसके समाधान के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए समाज और सरकार का दायित्व है कि दिव्यांगजनों तथा बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को हमें यहाँ पे समान अवसर देने चाहिए और उनकी जितनी भी आवश्यक सुविधाएं हैं उनका सम्मान हमें प्राप्त करना चाहिए, ताकि वे गरिमापूर्ण अपना जीवन जी सके। वहीं अगर स्टूडेंट्स हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है कि दिव्यांगता और गरीबी के बीच का जो संबंध है वो क्या है, या दिव्यांगता को काम और रोजगार के संबंध में किन चुनौतियों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। तो दिव्यांगता और गरीबी के बीच एक गहरा परस्पर संबंध यहाँ पे पाया जाता है। गरीबी के कारण लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा नहीं मिल पाती, जिससे दिव्यांगता की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। दूसरी ओर दिव्यांगता के कारण व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों से वंचित रहना पड़ सकता है, जिससे गरीबी बढ़ सकती है। इसी प्रकार आपके दिव्यांगजनों को काम और रोजगार के क्षेत्र में अनेक जो प्रकार की चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ता है। इसलिए दिव्यांगता, गरीबी और रोजगार के मुद्दे एक दूसरे से यहाँ पे गहराई से जुड़े हुए हैं। वही पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो दिव्यांगता और गरीबी का पारस्परिक संबंध क्या है। दिव्यांगता और गरीबी एक दूसरे का दुष्चक्र है, ठीक है, इनका निर्माण करते हैं। गरीबी के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा का जो अभाव होता है वो दिव्यांगता का जोखिम यहाँ पे वो बढ़ा देता है। वही दिव्यांगता व्यक्ति की आय अर्जित करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है, जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और इस प्रकार दोनों एक दूसरे को भी यहाँ पे प्रभावित करते हैं। इसलिए
इन समस्याओं का समाधान साथ साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि शिक्षा के सीमित अवसर। दिव्यांग व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में अनेक बाधाओं का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं, विशेष शिक्षक और सहायक संसाधनों का अभाव उनकी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। शिक्षा की कमी के कारण उनके जो रोजगार के अवसर हैं वो भी सीमित हो जाते हैं। इससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी कमजोर हो जाती है। तो गरीबी और अशिक्षा का यहाँ पे जो संबंध है उनके विकास में बाधा उत्पन्न करता है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई, यानी दिव्यांगजनों को ना रोजगार प्राप्त करने में भी अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई नियोक्ता उनकी क्षमता के प्रति नकारात्मक धारणा रखते हैं, उन्हें नौकरी देने में हिचकिचाते हैं। ठीक है, हिचकिचाते हैं और परिणाम स्वरूप योग्य और प्रशिक्षित होने के बावजूद भी उन्हें रोजगार के जो अवसर है वो नहीं मिल पाते। इससे उनकी जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो भी प्रभावित होती है और रोजगार की जो कमी है वो भी गरीबी को बढ़ाता है। अगला पॉइंट है कार्यस्थल पे भेदभाव, यानी रोजगार प्राप्त होने के बाद भी दिव्यांग व्यक्तियों को कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें पदोन्नति, प्रशिक्षण, नेतृत्व संबंधी जितने भी अवसर हैं वो यहाँ पे कम दिए जाते हैं और कई संस्थानों में आवश्यक सुविधाएं और सहायक उपकरणों का भी हमें अभाव देखने को मिलता है। इससे उनकी जो कार्य क्षमता है और आत्मविश्वास है वो भी प्रभावित होता है। सामान्य अवसरों की जो कमी है उनके व्यावसायिक विकास में यहाँ पे बाधा बनती है। वहीं अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट है अतिरिक्त आर्थिक बोझ, यानी दिव्यांग व्यक्तियों को चिकित्सा, पुनर्वास, सहायक उपकरणों पर अतिरिक्त उनका खर्चा यहाँ पे पड़ता है। कई परिवारों के लिए आर्थिक बोझ अत्यधिक हो सकता है। सीमित आय और बढ़ते खर्चों के कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाती है। तो ये परिस्थिति उन्हें गरीबी की ओर धकेल सकती है। इसलिए आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का यहाँ पे महत्व बढ़ जाता है। वहीं अगला पॉइंट है कौशल विकास और प्रशिक्षण की कमी, यानी कई दिव्यांगजनों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पे कई स्थानों पे उपलब्ध नहीं होती। इसके कारण वे रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार नहीं कर पाते। प्रशिक्षण की कमी उन्हें रोजगार अवसरों को सीमित कर देती है। इससे उनकी जो आय है और आर्थिक प्रगति जो है वो भी प्रभावित होती है। कौशल विकास उनके सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण यहाँ पे माध्यम है। वहीं बात करें सामाजिक और संरचनात्मक बाधाएं, तो जितनी भी आपकी सार्वजनिक परिवहन है, कार्यस्थल है और अन्य जो संसाधन है वो यहाँ पे सुलभता का अभाव दिव्यांगजनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई बार वे केवल इसलिए रोजगार से वंचित रह जाते हैं क्योंकि कार्यस्थल उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होता। सामाजिक पूर्वाग्रह भी उनकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित नहीं किए जा सकते। तो कई बार हमें सामाजिक संरचना में के रूप में भी बाधाएं दिखती हैं। तो आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेशन की आवश्यकता यहाँ पे जरूरी होती है, यानी दिव्यांगजनों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए समावेशी नीतियों की आवश्यकता होती है। शिक्षा, विकास, कौशल, रोजगार, आरक्षण और सुलभ कार्यस्थलों के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर यहाँ पे बनाया जा सकता है। इससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा और वे समाज की जो मुख्य धारा है उसमें सक्रिय रूप से भाग ले पाएंगे। इसलिए सामाजिक समावेशन ही इस समस्या का स्थायी समाधान है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या कहता है? अंत में हम कह सकते हैं कि दिव्यांगता और गरीबी का जो यहाँ पे संबंध है हमें गहरा रूप से देखने को मिलता है। गरीबी दिव्यांगता को यहाँ पे बढ़ा देती है और दिव्यांगता गरीबी को गहरी कर देती है। ठीक है, तो इसके साथ ही दिव्यांगजनों को रोजगार प्राप्त करने, कार्यस्थल पर समान अवसर पाने, कौशल विकास और आर्थिक निर्भरता से जुड़ी हुई जितनी भी अनेक चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार और समाज मिलकर ऐसी समावेशी नीतियों का अपनाएं जो दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार और आपकी सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दिव्यांगता को परिभाषित कीजिए। दिव्यांगता के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए, या फिर आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, यानी दिव्यांग अधिकार अधिनियम आपका आरपीडब्ल्यूडी जो एक्ट है 2016 वो क्या है? तो देखो, अगर इसे छोटे से इंट्रो से समझे, दिव्यांगता क्या है? ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संवेदी क्षमता है वो उसको प्रभावित करती है, जिससे उसके दैनिक जीवन और सामाजिक भागीदारी में कठिनाई उत्पन्न होती है। आधुनिक समाज में दिव्यांगता को केवल यहाँ पे चिकित्सीय समस्या के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे मानव अधिकार और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से भी समझा जाता है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम यानी आपके राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 को यहाँ पे लागू करा, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की यहाँ पे रक्षा की जाएगी और उन्हें समावेशी जो विकास है वो सुनिश्चित किया जाएगा।
तो यहाँ पे आपका जो पहला पॉइंट रहने वाला है वो ये है कि दिव्यांगता की अवधारणा, यानी दिव्यांगता एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और संवेदी सीमाओं के कारण सामान्य गतिविधियों को करने में कठिनाई होती है। ये जन्मजात या किसी दुर्घटना के कारण या किसी बीमारी के कारण उत्पन्न हो सकती है। तो दिव्यांगता व्यक्तियों की क्षमता को पूरी तरीके से पूरी तरह से समाप्त नहीं करती, बल्कि विशेष सहायता और अवसरों की यहाँ पे आवश्यकता उत्पन्न करती है। इसलिए समाज का दायित्व है कि वह उन्हें समान अवसर यहाँ पे प्रदान करे। अगला पॉइंट क्या कहता है कि शारीरिक दिव्यांगता यानी आपका शारीरिक दिव्यांगता में व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग की जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होती है, यानी चलने फिरने, वस्तु को पकड़ने और सामान्य शारीरिक गतिविधियां करने में यहाँ पे कठिनाई हो सकती है, और ये दुर्घटना, बीमारियों या जन्मजात कारणों से उत्पन्न हो सकती है। उचित उपकरणों और सुविधाओं की सहायता से ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। वहीं अगर हम दृष्टि और श्रवण दिव्यांगता की बात करें, तो दृष्टि और श्रवण दिव्यांगता कौन सी होती है? श्रवण बाधित व्यक्तियों को देखने तथा श्रवण बाधित व्यक्तियों को दृष्टि बाधित व्यक्तियों को देखने और श्रवण बाधित व्यक्तियों को सुनने में यहाँ पे कठिनाई होती है। इसके लिए विशेष शिक्षण सामग्री यानी आपका ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, सहायक तकनीकों की यहाँ पे आवश्यकता होती है। उचित संसाधनों की उपलब्धता से वे शिक्षा और रोजगार में सफलतापूर्वक भाग ले सकते हैं। समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए यहाँ पे सुलभ वातावरण की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम बात करें बौद्धिक और मानसिक दिव्यांगता, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बौद्धिक दिव्यांगता व्यक्ति के सीखने और समझने की क्षमता को प्रभावित करती है, जबकि जो आपका मानसिक दिव्यांगता है उसके मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है उसे दर्शाती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यहाँ पे विशेष शिक्षा, परामर्श और सहयोग की आवश्यकता होती है। उचित देखभाल और प्रशिक्षण के माध्यम से हम उनकी क्षमताओं का विकास यहाँ पे कर सकते हैं। तो समाज में उनके प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण भी होना जरूरी है। वहीं अगर हम बात करें RPWD अधिनियम 2016 के उद्देश्य की, तो यहाँ पे क्या इसका उद्देश्य रहा है कि जितने भी आपके दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले और समाज में उन्हें सम्मान दिया जाए। और ये अधिनियम संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग जन अधिनियम अभिसमय यानी आपका UNCRPD के सिद्धांतों के अनुरूप ये बनाया गया है। इसके माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण को यहाँ पे बढ़ावा दिया है। ये अधिनियम समावेशी समाज के निर्माण को महत्वपूर्ण एक दिशा प्रदान करता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट है आपका अधिकारों की सुरक्षा और समान अवसर, यानी यहाँ पे ये अधिनियम जो है वो दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सार्वजनिक जीवन जीने में समान अवसर प्रदान करने पर जोर देता है। किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने तथा अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। इससे दिव्यांग व्यक्तियों की जो सामाजिक भागीदारी है वो बढ़ती है। ये कानून सम्मानजनक जीवन जीने का भी आधार यहाँ पे प्रदान करता है। वहीं आपका समावेशी शिक्षा और रोजगार का महत्व भी हमें देखने को मिलता है, यानी RPWD अधिनियम समावेशी शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है। इसके अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और विशेष सुविधाओं का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। इससे वे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण में ये जो अधिनियम है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं अगला पॉइंट है सुलभता और सामाजिक समावेशन। अधिनियम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक भवनों, परिवहन, सूचना और संचार सेवाओं को दिव्यांग जनों के लिए सुलभ बनाना। सुलभ वातावरण से उनकी जो स्वतंत्रता है, सामाजिक भागीदारी है वो बढ़ती है, और ये अधिनियम समाज में समानता, सम्मान और समावेशन की भावना को भी मजबूत करता है। इसलिए इसका महत्व है कि केवल कानून नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वहीं अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो अंत में हम कह सकते हैं कि दिव्यांगता मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण सामाजिक वास्तविकता है, जिसके विभिन्न प्रारूप जैसे आपकी शारीरिक, दृष्टि, श्रवण, बौद्धिक, मानसिक दिव्यांगता व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। दिव्यांगजन जो आपका अधिकार अधिनियम है, इसने दिव्यांग व्यक्तियों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। ठीक है, तो ये अधिनियम समावेशी समाज और सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों की स्थापना का सशक्त माध्यम है तथा दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का भी अवसर ये प्रदान करता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि दिव्यांगता और गरीबी के बीच क्या संबंध है? दिव्यांगता और सामाजिक बहिष्कार यानी आपका सोशल एक्सक्लूसिव के संबंधों की यहाँ पे चर्चा कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। दिव्यांगता केवल आपका शारीरिक और मानसिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जो व्यक्ति के जो सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक जीवन पे भी गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति
दिव्यांग व्यक्ति अक्सर गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव, सामाजिक बहिष्करण जैसी समस्याओं का सामना करता है। गरीबी और सामाजिक बहिष्करण दोनों जो है दिव्यांगता की ओर अधिक जटिल इसको बना देते हैं। इसलिए दिव्यांगता, गरीबी और सामाजिक बहिष्करण के बीच में गहरा संबंध यहाँ पे पाया जाता है, जो व्यक्ति के समग्र विकास को प्रभावित करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिव्यांगता और गरीबी का जो दुष्चक्र है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी दिव्यांगता के कारण कई लोग जो है वो अपनी स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, शिक्षा उपलब्ध उन्हें नहीं हो पाती है। ठीक है। और दूसरी ओर दिव्यांगता के कारण व्यक्ति की जो आय जो है अर्जित करने की क्षमता वो भी प्रभावित होती है, जिससे गरीबी और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। वहीं शिक्षा से वंचित होने की समस्या, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं और विशेष जो शिक्षक है उनके संसाधनों की कमी होने के कारण यहाँ पे कठिनाइयां उत्पन्न होती है। शिक्षा के अभाव में उनके कौशल और ज्ञान का विकास जो है वो सीमित रह जाता है। इससे रोजगार के अवसर भी कम हो जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि गरीबी और सामाजिक बहिष्करण की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होती है। वहीं आपका रोजगार, अगर हम बात करें, वहीं रोजगार और आर्थिक अवसरों की कमी, यानी दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने में, कार्यस्थल में बने रहने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई नियोक्ता उनकी क्षमता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इससे उनका जो उन्हें रोजगार के सामने उनके रोजगार के अवसर उन्हें समान रूप से यहाँ पे नहीं मिल पाते। वहीं अगर हम बात करें सामाजिक बहिष्करण की अवधारणा की, तो इसका अर्थ क्या है कि किसी व्यक्ति या समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना, उसके अवसरों को सीमित कर देना। दिव्यांग व्यक्तियों को कई बार सामाजिक गतिविधियों, निर्णय प्रक्रिया, शिक्षा और रोजगार से वंचित रखा जाता है। इससे वे समाज में स्वयं को अलग थलग महसूस करते हैं। सामाजिक बहिष्करण उनके आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। वहीं अगला पॉइंट आपका क्या है कि सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रह। तो दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज में कई प्रकार के ना पूर्वाग्रह और रूढ़ी धारणा यहाँ पे बनाई जाती है। रूढ़िवादी, अक्सर कम सक्षम और या दूसरों पर निर्भर इनको माना जाता है। इस प्रकार का भेदभाव उनकी सामाजिक भागीदारी को सीमित करता है। तो कई बार उन्हें समान सम्मान और समान अवसर यहाँ पे नहीं प्राप्त हो पाते हैं। तो ये सामाजिक बहिष्करण का एक प्रमुख उदाहरण है। वहीं सार्वजनिक सुविधाओं तक सीमित पहुंच की अगर बात करें, तो सार्वजनिक भवनों, परिवहन सेवाओं, सूचना संचार प्रणालियों में सुलभता का अभाव जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बड़ी समस्या है। इन बाधाओं के कारण सामाजिक और आर्थिक जो आपकी गतिविधियां हैं उसमें पूर्ण रूप से भाग नहीं ले पाते। इससे उनकी जो स्वतंत्रता है और आत्मनिर्भरता जो होती है वो प्रभावित होती है। ऐसी परिस्थितियां जो होती है वो सामाजिक बहिष्करण को यहाँ पे बढ़ावा देती है। वहीं अगर हम बात करें सामाजिक समावेशन के महत्व की, तो सामाजिक बहिष्करण को समाप्त करने के लिए समावेशी समाज का निर्माण जरूरी होता है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर उन्हें प्रदान करके दिव्यांग व्यक्तियों को हम मुख्य धारा से यहाँ पे जोड़ सकते हैं। समावेशन से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो ये सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम होता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अधिकार आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता, यानी अधिकार दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, तो आधुनिक दृष्टिकोण दिव्यांगता को मानव अधिकारों के संदर्भ में देखता है। इसके अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को समान अधिकार, सम्मान और समान अवसर यहाँ पे मिलने चाहिए। तो विभिन्न कानून नीतियों के माध्यम से उनके अधिकारों की यहाँ पे रक्षा की जा रही है। अधिकार जो है उनके आधारित दृष्टिकोण सामाजिक बहिष्करण को कम करने के लिए और गरीबी से मुक्ति दिलाने में यहाँ पे सहायक होते हैं। तो इससे एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की यहाँ पे स्थापना होती है। वहीं इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें, तो अंत में हम कह सकते हैं दिव्यांगता, गरीबी, सामाजिक बहिष्करण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। गरीबी दिव्यांगता को बढ़ा देती है, जबकि आपकी दिव्यांगता जो है वो आर्थिक और सामाजिक अवसरों को सीमित कर देती है। इसी प्रकार सामाजिक भेदभाव, शिक्षा, रोजगार की कमी तथा असुलभ वातावरण जो है वो सामाजिक बहिष्करण को बढ़ाते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि समाज और सरकार मिलकर समावेशी नीतियां और समान अवसर और अधिकार आधारित दृष्टिकोण को अपनाएं, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मानपूर्ण, आत्मनिर्भर और गरिमामय जीवन यहाँ पे जी सके। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रमुख समस्याएं यहाँ पे कौन सी है। या फिर ये प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है कि दिव्यांग बच्चों की जो शिक्षा है, समावेशन है, उससे संबंधित समस्याएं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम इंट्रो से समझे, तो दिव्यांग महिलाएं, लड़कियां और जो बच्चे हैं वो समाज के ऐसे वर्ग हैं जिन्हें अनेक प्रकार की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक चुनौतियों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है।
दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों को जहां दिव्यांगता के साथ साथ लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, वहीं दिव्यांग बच्चों को शिक्षा और सामाजिक समावेशन के क्षेत्रों में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के कारण उनका जो समुचित विकास है वो प्रभावित होता है। इसलिए उनके अधिकारों, अवसरों और समावेशन को यहाँ पे सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोहरे भेदभाव की समस्या जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे दिव्यांगता के साथ साथ लड़कियों को लैंगिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। पुरुषों की तुलना में उन्हें कम अवसर दिए जाते हैं। वहीं शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई, यानी दिव्यांग लड़कियों और बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विद्यालयों में आवश्यक सुविधा, विशेष शिक्षक तथा सहायक उपकरणों का अभाव उनकी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। कई परिवार भी उनकी शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते। परिणाम स्वरूप उनकी जो शैक्षिक प्रगति है वो बाधित हो जाती है और इससे उनके भविष्य में भी अवसर जो है वो सीमित हो जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि रोजगार और आर्थिक अवसरों की कमी, यानी दिव्यांग महिलाओं को यहाँ पे रोजगार प्राप्त करने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करता पड़ता है और कार्यस्थल पर जो भेदभाव है, जो सुविधाओं की कमी है, उनके कारण पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना होने के कारण वे दूसरों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हो सकती हैं। इससे उनका जो आत्मविश्वास और जो सामाजिक स्थिति है वो भी प्रभावित होती है। वहीं हिंसा और शोषण और सुरक्षा की समस्या, यानी दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के साथ हिंसा, उपेक्षा और शोषण की संभावना जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है। कई बार वे अपनी समस्याओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं कर पाती। इससे उन्हें न्याय और सुरक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ये स्थिति जो है उनकी मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। इसलिए उनकी सुरक्षा और संरक्षण का यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं समावेशी शिक्षा का अभाव, यानी दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे कई स्थानों पर पर्याप्त रूप से विकसित नहीं होती। इसलिए विद्यालयों में रैंप, ब्रेल और आपकी सामग्री, सांकेतिक भाषा तथा अन्य सहायक संसाधनों की कमी यहाँ पे देखी जाती है। इससे वे शिक्षा की मुख्य धारा में पूर्ण रूप से शामिल नहीं हो पाते। तो समावेशी शिक्षा के अभाव में उन्हें जो सीखने की, जो उनकी विकास की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पे प्रभावित होती है। अगला पॉइंट है सामाजिक अलगाव और भेदभाव, यानी आपका दिव्यांग बच्चों को कई बार अपने साथियों और समाज से अलगाव का अनुभव होता है। कुछ लोग उनकी क्षमताओं को कम आंकते हैं, उन्हें सामान्य गतिविधियों में शामिल नहीं करते। इससे उनमें हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी विकसित हो सकती है। सामाजिक बहिष्करण और उनके व्यक्तित्व विकास को भी ये प्रभावित करता है। इसलिए सामाजिक स्वीकृति और सहयोग यहाँ पे जरूरी होता है। वहीं अगर हम बात करें संसाधनों और सहायता सेवाओं की कमी, तो दिव्यांग बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष यहाँ पे प्रशिक्षण, परामर्श, स्वास्थ्य सेवाएं, सहायक उपकरण अत्यंत यहाँ पे महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन कई क्षेत्रों में ये सुविधाएं जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। संसाधनों की कमी उनके विकास और आत्मनिर्भरता को प्रभावित करती है। इसलिए सरकार और समाज द्वारा आवश्यक सहायता यहाँ पे उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। तो समावेशन और सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों होती है? दिव्यांग महिला और लड़कियों और बच्चों के विकास के लिए समावेशी नीतियों की और सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण का जरूरी होता है यहाँ पे, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक जीवन में ताकि उन्हें समान अवसर यहाँ पे दिए जाए, उन्हें सशक्त बनाया जाए। समावेशन से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे समाज में अपनी सक्रिय भूमिका निभा पाते हैं। तो यही सामाजिक न्याय और समानता का यहाँ पे आधार होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे निष्कर्ष के अंत में हम कह सकते हैं कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं और जो बच्चे हैं, वो शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति तथा समावेशन से जुड़ी अनेक समस्याओं का यहाँ पे उन्हें सामना करना पड़ता है। दोहरे भेदभाव, संसाधनों की कमी, सामाजिक अलगाव और समावेशी शिक्षा का अभाव उनके विकास के अंदर क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए जरूरी है कि समाज और सरकार दोनों मिलकर ऐसी नीतियां बनाए, ऐसी व्यवस्था बनाए जो उनको विकसित करे और उन्हें समान अवसर दे, सुरक्षा दे, सम्मान दे और आत्मनिर्भर प्रदान करे। तो इससे वे समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना पूर्ण रूप से समर्थन विकास कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं गिव अवे के क्वेश्चन की। गिव अवे का जो पहला क्वेश्चन है वो यही है आपका कि जो दिव्यांगता है और जो आपकी बौद्धिक दिव्यांगता है, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, दिव्यांगता और बौद्धिक दिव्यांगता का अर्थ बताओ। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका कि 2016 का जो हमने दिव्यांगता अधिनियम जो पढ़ा था, इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, 2016 का अधिनियम अभी जो हमने पढ़ा है, ठीक है, दिव्यांगता को लेकर, उसका उद्देश्य क्या था? वही तीसरा प्रश्न आपका ये है कि श्रवण बाधिता क्या होती है? श्रवण बाधिता
क्या है? ठीक है, तो गिव अवे का तीसरा क्वेश्चन आपका ये है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो आंसर, हो सकता है अगले नोट्स आपको ही मिले, आप ही विनर हो। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसको मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है और जिनके हाईली चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में आने के। तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपने आई होप पढ़ा होगा, समझा होगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वायरी है या कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टा पेज को फॉलो करके डायरेक्ट अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको यहाँ पे गिव अवे के विनर के साथ साथ आपको सभी क्लासेस के जो लेक्चर की जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है और साथ में आपका इग्नू अपडेट्स यहाँ पे डेली आपको मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।